तो फ्रिक्शन में क्या देखा हमने, फ्रिक्शन में कह रहा है, अरे आ जाना, मर गया, कि when the force which always opposes the motion of any one object over another object in contact with it is called a friction. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहता है तो मोशन जिस डायरेक्शन में आगे कोई चीज बढ़ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को फ्रिक्शन कहते हैं। अगर आप साइकिल से सड़क पर चल रहे हो और चलते चलते साइकिल रुक गई, इसका मतलब सड़क का जो फ्रिक्शन है वो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसके अपोजिट में लग रहा है। अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो और साइकिल रुक गई, इसका मतलब कि वो साउथ की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो फिर नॉर्थ की तरफ फ्रिक्शन हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, समझ रहे ना। आप जिस भी डायरेक्शन में जा, मान लो कि सीधे जा रहे हो तो जिधर से जा रहे हो उल्टी दिशा में आपकी फ्रिक्शन लगेगी, समझ रहे हैं ना। अब मेरी बात सुनिए, मान लो कि आप साइकिल चला रहे हो और क्या हो कि पीछे की हवा है, सुन लीजिए, पीछे से हवा आ रही है बहुत तेज, तो क्या होगा, तेजी से और साइकिल आगे बढ़ती चली जाएगी, होता है ना। इसमें क्या हुआ कि आप जिस मोशन में जा रहे हो दूसरी फोर्स भी आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन आप साइकिल चला रहे हो, बहुत धुरंधर साइकिलिस्ट हो और एकदम तेज आंधी आपके मुंह पे आ रही है, तो आप पैडल चलाते जाओगे स्लो मोशन में और स्लो मोशन पे रुके रह जाओगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं साइकिल आपकी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आपके मुंह के तरफ से हवा आ रही है। तो फ्रिक्शन में ऐसा होता है, आपके सामने से आएगी। आगे देखिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है, मैंने आपको बताया ही था। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव। जिधर भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मान लो कार पश्चिम की तरफ जा रही है, साइकिल पश्चिम की तरफ जा रही है, आप पश्चिम की तरफ जा रहे हो, मूवमेंट तो हो रही है ना किसी चीज में, कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर बेटा आप पश्चिम की तरफ जा रहे हो, वेस्ट की तरफ जा रहे हो, तो फ्रिक्शन ईस्ट की तरफ लगेगा। अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो साउथ की तरफ फ्रिक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, पहली बात तो ये। अब जैसे देखो यहाँ एक्टिविटी में दिखाया गया है, मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूं। मान लो ये बुक है, कोई बुक है आपके बुक में, यहाँ जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसमें आपको वो एक्टिविटी दे रखी है, आप इसको इस डायरेक्शन में ढकेल रहे हो आगे की तरफ। ठीक है, तो जो ये आपका हो गया मोशन, बिल्कुल मोशन या मूवमेंट। और फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हर चीज पे लागू होता है, धरती के हर चीज पे। अब अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, फ्रिक्शन किन चीजों में हेल्पफुल है, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। देखिए, we conclude that the force of friction acts in a direction opposite to the direction of motion of an object। यही चीज हमने देखा एक्टिविटी में। मैंने जो बुक वाला एक्टिविटी आपको बोल के सुनाया, ये पूरा का पूरा 10 लाइन में लिखा हुआ कि आप जब किसी बुक को कहीं ढकेलते हो, पुश करते हो, तो उसका मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन में होता है, लेकिन फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बोर तो होना लाजमी है, ये चैप्टर ही ऐसा है, सोडू चैप्टर। ठीक है, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। अब साइंस में हर जगह वाई जरूर लगता है, क्यों, आखिर ये फ्रिक्शन हुई तो हुई क्यों, फ्रिक्शन क्यों हो रहा है। देखिए, friction is caused by the interlocking of irregularities in the surface of the two objects which are in contact with each other। ठीक है, when we attempt to move an object over the other, we have to apply a force to overcome interlocking of the irregularities in their surface. More the roughness of the surface, larger in the number of irregularities on its surface, and hence greater will be the friction. Thus the force of friction is greater if very rough surface are involved। चलो अब मैं आपको बताऊं, आपको अगर कोई एक बोरी हो, कट्टा जो होता है बोरी,
अगर उस बोरी को टाइल्स आपके घर में लगा हुआ हो, उस पर अगर उसको घसीट के खींच के लाना हो, आपके लिए थोड़ा आसान, ठीक है। लेकिन आपके घर में फर्श ऐसा हो जैसे जो लिंटर वाला नहीं तो छत वाली होती है, जिसपे पूरा प्लास्टर भी अच्छा वाला नहीं होता है, या ये सड़क जो है हमारी खुरदरी सी, इस पे रफ सड़क पर खींच के लानी हो, आपको ज्यादा फोर्स लगेगा, ताकत लगानी पड़ेगी ना, भारी लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आप मान लो, खुद सोचो कि अगर किसी फर्श पर अगर कोई ऑयल या कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, तो कोई चीज तुरंत है ना ऐसे मान लो फेंको तो स्किप करते हुए निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर वो रफ हो तो फेंकोगे वहीं पर जाकर के रुक जाएगी, ज्यादा नहीं आगे बढ़ेगी। हम स्किट करते हैं ना, बच्चे वो स्लाइड कर जाते हैं, छोटे बच्चे छत पर, जैसे पानी बरसात होगा ना तो बच्चे स्किट करके दिखाते, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, और कोई तो इस जहां से भी चला जाता है अगर स्लाइड छत के नीचे हो गया तो। देखिए, तो कहने का मतलब है कि अगर अब आपको दिख रहा है कि ये स्मूथ है, ये जो मेरा पेन है बिल्कुल चिकना है, आपको ये पता चल रहा है कि आपका जो ये क्लोथ है वो बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक व्यू से अगर देखें, बिल्कुल छोटा करके देखें, तो सब में है ना रफनेस होती है, खुरदरापन तो होता ही होता है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर दो ऑब्जेक्ट है तो हर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ खुरदरापन रहेगा, रफनेस, मतलब उबड़ खाबड़, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन सब चीज में होता है। दो आपने लकड़ी के टुकड़े लिए या एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, ठीक है, और उसको जमीन पे आप या किसी भी टेबल पे पुश कर रहे हो, देखो, तो ये जो मेरी टेबल है इसमें ये सनमाइका लगा हुआ है, बिल्कुल स्मूथ है, तो यहां पर नीचे वाले टेबल जो होगा इसमें जो रफनेस है थोड़ी कम है, ठीक है। तो इसमें वो लकड़ी ज्यादा आगे तक स्लाइड करेगी, वुडन पार्ट ज्यादा स्लाइड करेगा, अच्छे से आगे तक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो लकड़ी का टुकड़ा है आपका तो खुरदरा है ही, और उसको ये जो हमारा सड़क है, हमारी जो सड़क है, जो रोड है, उस पे अगर आप आगे स्लाइड करो तो उसमें क्या होगा, उसमें खुरदरापन ज्यादा है। तो ये खुरदरापन जो होता है, रफनेस होती है, वो इंटरलॉक होता है, एक अप दूसरे डाउन के अंदर आ जाएगा और ये इंटरलॉक हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। और इंटरलॉक होगा तो आगे नहीं बढ़ने देगा। अब जैसे देखो, कोई भी सड़क, अब जैसे आपको स्किट करना है, नहीं बच्चे वो पांव से देखिए स्किट करके आगे चले जाते हैं, समझ रहे हैं। तो बर्फ पे तो आदमी खड़ा भी रहेगा तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। छत अगर बिल्कुल, अगर मान लो आपके पास घर में टाइल्स लगा हुआ है, एक बूंद केवल पानी गिर जाए गलती से किसी से गिलास से, फिर देखो आदमी गिरेगा ही गिरेगा, होता है ना। इसलिए जैसे टाइल्स या मार्बल हम लोग घर में लगाते हैं तो उसको सूखा रखते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर छत पे कितनी भी बरसात हो रखी हो या सड़क पे कितनी भी बरसात हो रही है, चलते चलते आदमी नहीं गिरता, क्योंकि रफ ज्यादा है। तो डिपेंड ये करता है कि कोई सरफेस कितनी खुरदरी है। आप जो भी दो सरफेस में जो कांटेक्ट में होंगे, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि दोनों सरफेस कितनी खुरदरी है या रफनेस कितनी ज्यादा है। जो सरफेस जितना रफ होगा उसमें फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा, क्योंकि इंटरलॉक, एक के अप और डाउन, जो इंक्लाइन और डाउनक्लाइन जो होते हैं एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं, जिसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। और वही अगर इसमें वो रफनेस कम रहेगी तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। सोचने की बात है। इसीलिए साइकिल्स के जो ब्रेक्स होते हैं, आपने देखा होगा ना, उसमें अप एंड डाउन कट ऐसे बनाए जाते हैं। आपके जो टायर्स होते हैं, साइकिल के जो टायर्स होते हैं, मोटरसाइकिल या व्हीकल्स के जो टायर होते हैं, उसमें ना गोटियां होती हैं, ग्रिप्स बनी होती है। हम जब स्लीपर नए नए खरीद के लाते हैं तो उसके नीचे भी ग्रिप बनी होती है ना, शूज के नीचे भी ग्रिप बनी होती है। क्यों बनी होती है? ताकि ये जो खुरदरी सतह या जिस सड़क पे चलते हैं, जिस सरफेस पे हम लोग चलते हैं, उससे इंटरलॉक होकर रहे और हमारा पकड़ बनी रहे, ग्रिप अच्छी बनी रहे हमारी, ताकि हम फिसल के गिरे, ठीक है। अब बास्केटबॉल कोर्ट आपने देखा हो, शायद कभी गए हो, बिल्कुल एकदम प्लेन होता है, चिकना। लेकिन बास्केटबॉल वाले जो शूज होते हैं ना बेटे, अगर यहाँ पांव रख दो, ऐसे अगर रगड़ के बढ़ाना चाहो ना तो हिलेगा नहीं, जम जाएगा, इतना अच्छा ग्रिप होता है उससे। मैंने एक बार क्या हुआ ना कि वो बैडमिंटन खेलते नहीं है, डेकैथलॉन जाके बैडमिंटन वाले शूज लेकर के आ गया, ठीक है।
अब मैं इतना उसमें ग्रिप ऐसा था ना कि अगर गलती, अब मैं रनिंग करने चला जाता था, अब रनिंग करने के समय ना पाँव जैसे लगे ना कि उठ ही नहीं रहे हैं हमारे, समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो अलग अलग काम के लिए ऐसा होता है। तो इससे क्लियर ये हो गया कि जो भी फ्रिक्शन होता है हमेशा रफ सरफेस जितना ज्यादा रहेगा उसमें फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा, मतलब पकड़ के रखेगा उतना ही ज्यादा, और जितनी स्मूथ या चिकनी सतह होगी उसमें फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। ठीक है, देखो द ब्लॉक move over block P only when the pulling force is, अब देखो एक सेकंड, ये तो फर्क, तो आपको ये पता चल गया। सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होता है ये पता चल गया, फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। एक बात तो ये है। दूसरा फ्रिक्शन होता है क्या है, फ्रिक्शन दो सरफेसेस के कांटेक्ट में आने पे और उनके रफनेस के कारण फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तीसरी चीज, कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से फैक्टर्स फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं, फ्रिक्शन बढ़ेगा घटेगा या बढ़ेगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ये किन किन बातों पे डिपेंड। बिल्कुल, फ्रिक्शन देखिए, डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस। देखिए दो तरीके से फ्रिक्शन इफेक्ट होता है, दो तरीके हैं जिसमें फ्रिक्शन या तो घट सकता है बढ़ सकता है। पहला, द नेचर ऑफ द टू सरफेस, स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द टू सरफेस। द नेचर ऑफ टू सरफेस मतलब कि जो दो सरफेस है वो कितना, स्मूथनेस मतलब कि चिकना और रफनेस मतलब कितना खुरदरा या रुखड़ा। ठीक है, तो दो सरफेस या कितना ज्यादा रुखड़ा है या रफ है या कितना चिकना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये। दूसरी, द फोर्स विद विच टू सरफेस आर प्रेस टुगेदर, ऐसा फोर्स जिस फोर्स पे दोनों चीज एक दूसरे पे लगाते हैं। फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है या आपका फोर्स ज्यादा लग रहा है, मेरी बात समझिए। इस सड़क पे किसी भी चीज पे फ्रिक्शन तो बराबर ही लगेगा, सड़क तो वैसे ही है। अगर आप ज्यादा खुद से ज्यादा फोर्स लगाते हो, साइकिल तेज चलाते हो तो साइकिल चलेगी, और अगर आप पैडल्स मार के रोक दोगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपका फोर्स कम हो जाएगा और फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा लगेगा। तो अगर दूसरा फोर्स ज्यादा लग रहा है इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, और जो मोशन वाला जो फोर्स होता है, आगे बढ़ने वाला जो फोर्स है, आपका ढकेलने का पावर हो, साइकिल को पैडल करने का पावर हो, किसी चीज को घसीटने का या खींचने का, पुल और पुश, ये जो दोनों तरीके होते हैं, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धकेलना, ये जो फोर्स अगर आपका ज्यादा है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, और अगर आपने कम लगाया तो फ्रिक्शन कम आएगा। समझ रहे हैं, फ्रिक्शन उसको रोक लेगा। सेवेंथ क्लास घट जा सकता है। नोट्स कंप्लीट करके लाना, मैंने नोट्स भेज रखा है ग्रुप पे। 48 हो रहा है। हाँ जी, कल बेटा आप क्या पढ़ा रहा था मैं, अरे एसएसटी में क्या पढ़ा रहा था, हिस्ट्री कंप्लीट करा दी थी ना वो, मैं ग्रुप पे देख के बता दूंगा आपको। पॉलिटी की बुक लेके आना, एसएसटी लेके आना, उसी में एक में इन तीनों है आपका। हाँ लेके आना। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था ना, कल इंग्लिश की क्लास है, अगर आपको इंग्लिश सीखना हुआ तो 1 बजे आ सकते हो, 1 से 3 तक, और अगर ऑनलाइन लेना है तो घर से ले सकते हो, वीडियो देखनी तो वीडियो बेशक देख लेना, जैसी आपकी इच्छा। डिपेंडेंस ऑन फ्रिक्शन ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस, जैसे देखो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द टू, ऑन द स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द टू सरफेसेज व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, उसको भी ले जाओ साथ में। गुड इवनिंग, और उससे कह देना पूरा लिख के ले आएगा, वो जो सेकंड चैप्टर कराया ना साइंस का, पूरा बुक एक्सरसाइज लिख के लाएगा और याद करके। तो फ्रिक्शन में पहली चीज ये होती है कि दोनों सरफेस कितनी स्मूथ है या कितनी रफ है। दूसरा, द फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस, तो हो गया, फालतू बातें क्यों लिखी है।
दूसरा डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फोर्स विद विच टू सरफेस आर पास टुगेदर। पहला कि दो सरफेस कैसा है, दोनों अगर स्मूथ हो, चिकना हो, तो फ्रिक्शन कम लगेगा, और दोनों खुरदरा हो या एक भी ज्यादा खुरदरा हो तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। अब ये डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है या आप मोशन का फोर्स ज्यादा है। दो ही चीज होगी ना। अगर मोशन का फोर्स ज्यादा है मतलब बेटा साइकिल की पैडलिंग कर रहे हो, पैडल चला रहे हो आप, इसका मतलब साइकिल तेज क्यों चल रही है, क्योंकि आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो नीचे वाले फ्रिक्शन के फोर्स से ज्यादा है, तो फ्रिक्शन कम लगेगा। और अगर आपने अपनी साइकिल को स्लो कर दिया, पैडल करके छोड़ दिया, तब धीरे धीरे क्या होगा, आपका फोर्स तो कम हो गया, तब फ्रिक्शन अपना फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन की ताकत दिखेगी और आपकी साइकिल रुक जाएगी। सिंपल बात। किधर से फोर्स ज्यादा लग रहा है, अगर आपकी तरफ से फोर्स ज्यादा लगाया जा रहा है तो मोशन होगा, फ्रिक्शन कम होगा, और अगर नीचे वाले सरफेस की तरफ से ज्यादा फोर्स लगाई जा रही है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, आपकी साइकिल रुक जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। अब फ्रिक्शन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। आपने ये देख लिया कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। आपने ये भी देख लिया। आप बुक खरीद लाए क्या, नई बुक खरीद के लिए आए? तुम्हारे बेटे वाह, शाबाश। तीसरी चीज कि फ्रिक्शन डिपेंड किस पे, कौन कौन से फैक्टर्स फ्रिक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, फ्रिक्शन घटा या बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम ये बता रहे हैं कि फ्रिक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। मेरा फोन कौन ले गया, कहां गया? मेरा फोन क्यों लिया है क्या? एक, अब देखो एक एक फ्रिक्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट when one object just tends to move or slip over the surface of the other object is called static friction. देखिए, static friction is a kind of starting friction because an object just tends to start moving, it does not actually move, the object remains static. In this case we can demonstrate the activity, जैसे देखो अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अगर ये बुक इस टेबल पे रखी हुई, आपको क्या दिख रहा है, ये बुक इस टेबल है, रुकी हुई है ना। बेटा मास्क पहन लो, मेरे को तो बोलना है, आप लोग पहन के रखो, ऐसा मत करो। तुम नहीं लाए हो मास्क क्या, कल से नहीं लाओगे तो इंस्टीट्यूट के बाहर कर देना। मास्क लेकर के तो आओ यार, कान में तो लगाओ कम से कम, बाहर से कोई आ गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो। अब मान लो कोई पूछते पूछते आ गया ना, तो मेरे को फिर ऑनलाइन कर देना पड़ेगा, फिर बैठ के रोते रहना तुम भी और हम भी लेकर के आया करो। ठीक है ना, कान में लगा लो जनेऊ की तरह, बाभनों की जैसे। ये अगर टेबल पे ये बुक रखी हुई है तो ये क्यों यहीं पर इसी तरह है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ती, ऊपर क्यों नहीं उड़ती नीचे, इसमें बहुत सारी साइंस की बातें हैं। ये इसके ऊपर मैंने एक कल ग्रेविटी वाला भी बताया था 9th क्लास को। ये टेबल पर इसलिए रखा हुआ है, ठीक है ना, ये मेरे जो बाल हैं, आपके बाल, आपका ये छोटा सा सेल, ठीक है, आपका स्किन, हर चीज
एक दूसरे पे ग्रेविटी लगाती है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही होता है। अब इस पेन होल्डर के अंदर ही सारे पेन इसलिए हैं क्योंकि एक पेन इसके ऊपर, ये दोनों मार्कर एक दूसरे पे ग्रेविटी लगा रहे हैं। ये जो प्लास्टिक है ये मार्कर पे ग्रेविटी लगा रहा है, मैंने इस पे ग्रेविटी लगा रखा है, टेबल पे ये है टेबल, और सब कुछ एक दूसरे पे ग्रेविटी लगाती है। हमारे यूनिवर्स में कोई ऐसा चीज ही नहीं है, एटम से लेकर के सेल और एक बैक्टीरिया तक, जो ग्रेविटी से छूटा है। और याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, हर चीज एक दूसरे पे ग्रेविटी लगाती है। आपके हाथ में पता है वो घड़ी, ये जो वॉच, रिस्ट वॉच क्यों चिपकी हुई है? क्योंकि आपके हैंड पर वो ग्रेविटी लगा रहा है और आपका हैंड उस पर ग्रेविटी लगा रहा है। ये मत सोचिएगा कि आपके बांधने के चलते वो बंधी हुई है, समझ रहे हैं? वो ग्रेविटी है उस पर हर तरह से। तो मेरे कहने का मतलब है, लेकिन अगर मैं फ्रिक्शन के सेंस में इसको समझूं तो ये बुक रखते हुए ही क्यों फिसलते हुए आगे क्यों नहीं बढ़ गई? क्योंकि जब मैंने किसी भी चीज को यहां रखा है तो ये स्टेबल है, ये ना तो पीछे बढ़ रही है आगे नहीं बढ़ रही है, टेंड टू मूव, आगे बढ़ने के पोजीशन में। जैसे ही आप थोड़ा सा इस पे फोर्स लगाओगे ये आगे बढ़ जाएगी। अगर इस बुक पर आपने फोर्स लगाया, मतलब क्या किया पता है? आपने फ्रिक्शन के फोर्स को तोड़ करके फ्रिक्शन के फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाया। तो जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल हो, साइकिल आपके स्टैंड पे लगी है, कार न्यूट्रल में खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन है वो खड़ी है, इसका मतलब क्या है? वो किस चीज का एग्जाम्पल है? स्टैटिक फ्रिक्शन का। ऐसा फ्रिक्शन, फिर से सुनो, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स present between any two objects when one object just tend to move or slip over the surface of the other object is called the static friction. कोई भी चीज अगर बिल्कुल स्टेबल है और इस पोजीशन में है कि जैसे ही थोड़ा सा उसको फोर्स मिल जाए, थोड़ी सी अगर मोमेंट मिल जाए, किसी तरह से उस पर बल लगा दिया जाए तो आगे बढ़ जाएगी, उसमें मोमेंट हो जाएगा, तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब ये बुक यहाँ पर इसलिए रुकी है क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बुक यहाँ नहीं रुकती, आगे बढ़ जाती या चाहे इधर उधर मूव करने लगती। क्लियर है? और यहाँ पर एक चीज और भी आपको याद रखना है, प्लीज नोट दैट इन द केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में, इस स्थिति में, सिचुएशन में, द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली नॉट मूविंग और स्लाइडिंग ओवर द अदर ऑब्जेक्ट। इस तरह के, मैं बता रहा हूं, इस तरह के फ्रिक्शन में जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना तो वो मूव करता है और ना वो स्लाइड करता है, बिल्कुल स्टेबल रहता है। स्टेबल ही तो है। अगर कार है बेटा, चाबी लगा के उसको फोर्स लगाओगे, इंजन का फोर्स दोगे तभी तो आगे बढ़ेगा। साइकिल तो ऐसा नहीं ना जाकर के बैठ के लेके चल मेरे घोड़ी चल चल, तो ऐसा वो साइकिल घोड़ी तो है नहीं जो चल जाएगी। आप पैडल्स लगाओगे तभी तो चलेगा। आगे देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग, देखो, द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव स्लोली ओवर द सरफेस ऑफ अनदर object is known as sliding friction. The slide friction comes into play when an object is slide or moving slowly but continuously over another object. देखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि ऐसे फ्रिक्शन का ऐसा फोर्स, फ्रिक्शन का कैसा फोर्स? फ्रिक्शन क्या होता है? मूवमेंट के अपोजिट लगता है, यही तो फ्रिक्शन होता है ना। मूवमेंट के जो अपोजिट लगता है, किसी भी मोशन के अपोजिट जो लगता है, उसको स्लाइडिंग फोर्स का। तो कहा जा रहा है द फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स स्लोली, धीरे धीरे मूवमेंट होती है, ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब किसी चीज पे धीरे धीरे आगे मूवमेंट होती जाती है तो इसी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब जैसे देखो, इसमें और समझाऊं मैं आपको।
since the sliding friction is smaller than the static friction, it is easier to keep an object moving which is already in motion than to move the same object from rest. Why sliding friction is smaller or less than the static friction? ठीक है, this can be explained as follows. When an object has already started moving, the irregularities on its surface do not get enough time to lock into the irregularities on the surface of the other object completely. Since the interlocking of the two surfaces is less when an object has already started moving, therefore the sliding friction is smaller than the static friction. समझने की कोशिश करिए. मैंने आपको स्टैटिक फ्रिक्शन बता दिया था. स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई चीज स्टेबल रहती है, वो हिलती डुलती नहीं है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, कोई चीज मूवमेंट में हो. ठीक है, अब एक बात सोचो, अगर आपकी साइकिल है, आपने साइकिल पे पैडल मारना शुरू में स्टार्ट किया, तो आपको ताकत ज्यादा लगेगा ना, ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो स्पीड में आएगा. ठीक है, साइकिल की बात कर रहा हूं, आ जाओ बेटे. लेकिन अगर साइकिल को अपनी स्पीड में पहुंचा दिया, अच्छा खासा स्पीड साइकिल ने पकड़ रखा है, तब अगर आप धीरे धीरे भी पैडल मारोगे तो आपको ना तो ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, लेकिन वो मोशन या मूवमेंट कंटिन्यूअसली होते रहेगी, वो चलता जाएगा, साइकिल चलता जाएगा आपका. ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब ये है कि कोई चीज जिसमें मूवमेंट हो रही है उसको, उस मूवमेंट को बरकरार रखता है, बनाए रखता है. जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पहिए नीचे, रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा. जैसे देखो, अगर कोई चीज मूविंग में है, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा जो सबसे अच्छे, कार को, अच्छा कार को धक्का किसी ने लगाया है कभी? किसी ने, गर्ल्स ने तो कम ही लगाया होगा, लगाया ना? मैंने बहुत लगाया है, जीवन ही धक्के में रह गया हमारा. पता है क्या होता है, जब कार खड़ी रहेगी ना, कहते हैं 4-5 आदमी धक्का लगाओ भाई. तो जब धक्का लगाओगे ना तो सारी चपाती, दाल, रोटी, सब्जी, पनीर, मक्खन सब वहीं पे रह जाता है, सारी ताकत लगानी पड़ती है. लेकिन जैसे एक बार धक्का लगा के थोड़ा सा स्पीड कर दिया हम लोगों ने, तो उसके बाद आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, उसको आप बरकरार रख के बहुत देर तक उसको ढकेलते रह सकते हो. तो यही स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जब कोई चीज मूवमेंट में आ गई है. अब जैसे मान लो मैंने, लक्ष्य ने और 9th क्लास के जो बच्चे हैं हमारे, हम लोगों ने पहले कार को धक्का देना स्टार्ट किया. ठीक है, अब आप लोग छोटे हो, जूनियर हो 9th क्लास से, तो मैंने आप लोग बोला भाई थोड़ा, भाई 8th क्लास में थोड़ा हेल्प कर दो, जो कि करेंगे नहीं, तो बॉयज को बुला लिया दोनों को हेल्प करने के लिए. तो अब हम लोगों को जितना लक्ष्य को या 9th क्लास वालों को फोर्स लगा, ताकत लगाना पड़ा, आपको नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से वो मूवमेंट में है कार. आप लोग लगाओगे तो आपको उतनी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी जितनी हम लोग को स्टार्टिंग में लगानी पड़ेगी. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन उस फ्रिक्शन को कहते हैं जिसमें फ्रिक्शन का फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो जाता है. समझने की कोशिश करिए बोर्ड पे, आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग के भी काम का ही 9th क्लास में. वो कहाँ गया? देखो, अब ये कोई कार है और ये सड़क है. ठीक है, दिख रही है? अभी जो कार है उसके टायर्स में भी तो गोटियां लगी होंगी ना, गोटियां लगी होंगी, जो ग्रिप्स जिसको कहते हैं. तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन. इस केस में क्या होगा कि जब कार आपकी खड़ी है तो इसकी रफनेस, मतलब जो गोटियां होती हैं, जो ग्रिप होती है, और सड़क की जो रफनेस या जो खुरदरापन है, दोनों को इंटरलॉक होने का टाइम मिलेगा, मतलब एक दूसरे में अच्छे तरह से जकड़ने का या पकड़ने का टाइम मिलेगा. ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, 10 बाहुबली बुलाए और बोला एक ट्रक को खींच के ले चलो. तो एक ही बाहुबली फिल्मों वाला काफी है, लेकिन रियलिटी में तो 10 लग जाएंगे. अब दूसरे केस में क्या हुआ, ये मूवमेंट में थी, ये जो व्हीकल थी वो मूवमेंट में थी, इसमें भी वही ग्रिप्स थे, सड़क भी उतनी ही खुरदरी थी या रफ थी. लेकिन हुआ क्या, जब मोशन में होता है कोई चीज ना, मोशन में कोई चीज होता है
तो यहां पर ये रहने से इंटरलॉक होने का उसको टाइम मिल गया। लेकिन कोई भी चीज जब मूवमेंट में होती है, जैसे ये कार मूवमेंट में है, तो सड़क का जो रफनेस था, जो खुरदरापन था नीचे का खुरदरा सा, और जो टायर की जो ग्रिप थी खुरदरी सी, उसको इंटरलॉक होने का कम टाइम मिल पा रहा, अच्छे से इंटरलॉक नहीं हो पा रहा है, थोड़ा बहुत रगड़ हुआ गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। इसलिए ये हो गया आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब मैं डिफरेंस बताता हूं। पहला, इसमें मोर फ्रिक्शन होगा, इसमें लेस फ्रिक्शन लगेगा। इसमें ज्यादा फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा इसलिए रुकी रहेगी, और इसमें कम फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा इसलिए ये आगे बढ़ेगी, पहली बात। और ये वाई ऐसा होगा क्यों? मोर टाइम टू इंटरलॉक, गेटिंग मोर टाइम टू इंटरलॉक, ज्यादा टाइम मिलेगा एक दूसरे से इंटरलॉक होने में दोनों सरफेस को, और यहाँ पे लेस टाइम, गेटिंग लेस टाइम टू इंटरलॉक। समझ में आया आप लोग को? इसी को कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसी पहले से मूवमेंट वाली या मोशन में रहने वाली किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, ठीक है। जब ऊपर वाली कोई ऑब्जेक्ट नीचे वाली सरफेस के ऊपर मूव कर रही हो, और तब अगर आप उसको चेक करोगे तो फ्रिक्शन कम लगेगा, इसी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और ये हम लोग कैसे करते हैं? व्हील्स लगा के, और भी कुछ चीजें हो सकती है। आज इतना ही रखेंगे, आप लोग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी जो अगले दिन कराएंगे। वैसे तो 22 पेजों का पीडीएफ है, लेकिन उतना पढ़ाना नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको करा देंगे। हम लोग बहुत आगे हैं यार, साइंस में बहुत आगे चल चुके हैं। चैप्टर तो बेटा मैंने सारे करा रखे हैं आप लोगों को, लेकिन अभी कुछ नए बच्चों को नहीं कराया, तो फिर से उसको वीडियो नहीं बनाई है तो कराना तो पड़ेगा ही। यही पाप